Hi guys, welcome to this particular lecture on Riemann sum. Although Riemann sum is a very technical topic, काफी advanced topic है, but हम इसको बिल्कुल basic level पे समझेंगे और इसका main agenda क्या होता है और किस तरीके से problems solve हो सकती हैं using Riemann sum. We will be talking about that. ठीक है? So Riemann sum actually है क्या? Riemann sum is nothing but a way of approximating the area under the curve. That is the main goal that is behind Riemann sum. To approximate an interval, to approximate an integral by summing the area of vertical rectangles. अब ये होगा कैसे, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मेरा डायग्राम जो है, मेरा जो भी कर्व है, लेट्स से दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और मुझे गोल दिया गया है कि मान लो ये पॉइंट ए है और एक ये पॉइंट बी है, एंड लेट्स से दिस इज माय फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमें इंटीग्रल निकालना है ए टू बी। सो हमें इंटीग्रल निकालना है किसका, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, गोइंग फ्रॉम ए टू बी। और ये इंटीग्रल एक्चुअली क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व विच इज दिस पर्टिकुलर एरिया, एरिया अंडर द कर्व विच इज दिस, राइट। ये एरिया हमें इंटीग्रल निकाल के देता है, राइट। तो अब रेमन सम जो है वो इसी एरिया को निकालने का एक तो तरीका हो गया, आप डायरेक्टली इंटीग्रल निकाल लो, राइट। बट दूसरा जो तरीका है दैट इज थ्रू रेमन सम, विच इज लाइक एन एक्सपेंशन ऑफ हाउ यू विल डू द हाउ विल यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पूरी इंटरवल है, इसको ना छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे एक हिस्सा ये हो गया, 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 एक हिस्सा ये हो गया। ऐसे आप बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में इसको डिवाइड करोगे, राइट। एंड अब इसमें जो है आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से अलग अलग रेक्टेंगल्स ड्रॉ करोगे। यू कैन मेक रेक्टेंगल्स लाइक दीज फॉर दिस, rectangles like these for this, rectangles like these for this, rectangles like these for this, rectangles like these. And then you can just add all the area of these vertical rectangles, and then whatever that area is going to be, that is going to be your integral value, right? अब आप जब रेक्टेंगल्स का एरिया निकालोगे तो ये वाली लेंथ तो आपको पता चल गई कि क्या है, राइट। ये वाली लेंथ क्या होगी वो हम लोग मान लो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो हाइट है वो क्या होगी, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ठीक है। उसी पे बेसिस, उसी के अलग अलग बेसिस के हिसाब से हमारे अलग अलग तरीके के रेमन इंटीग्रल्स बनेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये जो पूरा इंटीग्रल है ये क्या होगा, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल रेक्टेंगल्स का एरिया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू, मान लो ये लेंथ है, पहली जो लेंथ है इसको हम लोग डेल्टा x1 बोल रहे हैं, और एफ ऑफ x1, x1 इज सम पर्टिकुलर पॉइंट विच इज इन दिस इंटरवल, उस पे आप एक फंक्शन वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है। ये क्या वैल्यू होगी वो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्लस एफ ऑफ x2 डेल्टा x2, ऐसे करके आप जितने रेक्टेंगल्स बनाना चाहो आप उतने रेक्टेंगल्स बना सकते हो। एंड देन दिस विल बी एफ ऑफ एक्स एन डेल्टा एक्स एन, ठीक है। अब जैसे हो सकता है कि आपने इस पूरी इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हो, एन इक्वल हिस्सों में, मान लो एक तरीका हो सकता है एन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू, अगर ये सारे हम लोग बराबर करें, ठीक है, अगर ये सारे बराबर कर दें तो इसको हम लोग बराबर भी कर सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो। दीज वैल्यूज कैन बी of different kinds, you can keep it, let's say right now let's keep all of them different. So delta xi क्या होगा, width of each of the rectangle, ठीक है। if you want this width to be equal we can make that happen also। तो मान लो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, b माइनस ए,
इस पूरे बी माइनस ए हिस्से को अगर हम लोग एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा. दैट कैन बी द विड्थ ऑफ एनी सिंगल वर्टिकल रेक्टेंगल. ठीक है, तो वी कैन डू दिस एंड एन इज जस्ट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स. ठीक है, ये एक चीज हो गई. अब दूसरी बात जो आती है वो ये है कि ये फंक्शन में कौन सी वैल्यू x1 x2 और xn आप ये सब पुट कर रहे हो. ठीक है, तो अब इसके लिए ना ये जो x वैल्यूज हैं ये कुछ अलग अलग तरीके के रूल्स, जनरल 2-3 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, उसके हिसाब से आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, जैसे एक रूल हो गया कि जो भी आपकी इंटरवल है, जैसे मान लो मेरी ये इंटरवल है. ठीक है, इस इंटरवल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है उसको मैं अपना फंक्शन वैल्यू ले सकती हूँ. दैट कैन बी वन तरीका. या फिर जो मेरी इंटरवल की टॉप मोस्ट वैल्यू है उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है या तो मैं उसको कंसिडर कर सकती हूँ, या फिर मैं मान लो इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट आया उस पे फंक्शन की वैल्यू को कंसिडर कर सकती हूँ. ठीक है, सो बेस्ड ऑन दैट क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पे द एक्स वैल्यूज x1 x2 up to xn, they are chosen from the rectangles. Are chosen from the rectangles according to some rule. कुछ कॉमन जो रूल्स हैं हमारे पास वो मैं लिख देती हूँ. पहला कॉमन रूल है यूजिंग द राइट एंड पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल. हर रेक्टेंगल का जो राइट वाला हिस्सा है उसको मैं अपना पॉइंट कंसिडर कर सकती हूँ फंक्शन वैल्यू निकालने के लिए. या फिर आई कैन यूज द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल. या फिर मैंने जो तीसरा तरीका आपको बताया था कि आप मिड पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो. यूजिंग द मिड पॉइंट यूजिंग द मिड पॉइंट ऑफ ईच रेक्टेंगल. ठीक है, ये जनरली ये 3 तरीके हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कोई डायग्राम है, यही डायग्राम है, अब इसमें हो सकता है कि जैसे जो पहला रेक्टेंगल है उसमें अगर ये ए वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुई है तो या तो मैं लेफ्ट मोस्ट वैल्यू ले सकती हूँ और रेक्टेंगल को ऐसा बना सकती हूँ, या फिर मैं राइट मोस्ट वैल्यू ले सकती हूँ और रेक्टेंगल को ऐसा बना सकती हूँ, या फिर मैं कोई मिडिल वैल्यू ले सकती हूँ और मिडिल में जो वैल्यू थी फंक्शन की वो उस तरीके से डायग्राम को क्रिएट कर सकती हूँ. तो जो भी आप तरीका पिक करो उसी तरीके के हिसाब से सारे रेक्टेंगल्स के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको पिक करनी है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे मान लो मेरे पास एक इंटरवल है, लेट्स से आई हैव एन इंटरवल व्हिच इज लाइक दिस. लेट्स से माय इंटरवल इज दिस, कि आपको इंटरवल दे दी ए टू बी इंटरवल है और ए वैल्यू जो है वो 1 है और बी वैल्यू है 3. अब मान लो किसी ने बोल दिया कि इस पूरे इंटरवल को एन हिस्सों में डिवाइड करना है, तो एन मान लो 4 है. ठीक है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 4 रेक्टेंगल्स. तो क्या होगा, पहली बात तो जो इक्वल साइज की अगर विड्थ आप क्रिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन. ये एक एक रेक्टेंगल की विड्थ हो जाएगी, तो बी माइनस ए हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4 विच इज 0.5. ठीक है, तो जो अलग अलग सब इंटरवल्स हो गई जो रेक्टेंगल की विड्थ बनाएंगी वो क्या क्या हो गई, पहली हो गई 1 एंड देन 1.5 एक इंटरवल ये, फिर एक इंटरवल होगी 1.5 टू 2, एक इंटरवल हो जाएगी 2 टू 1 2.5, एक इंटरवल हो जाएगी 2.5 टू 3. ये 4 अलग अलग हमारी इंटरवल्स कंसिडर हो गई. ठीक है, तो ये 4 सब इंटरवल्स बन गई. ठीक है, अच्छा अब ये जो रेमन सम का फॉर्मूला है अगर हम लोग अप्लाई करें यूजिंग लेफ्ट एंड पॉइंट, राइट एंड पॉइंट या मिडिल एंड पॉइंट, तो वो तीनों में किस तरीके से दिखाई देगा, वी विल राइट दैट. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला तरीका इंप्लीमेंट करते हो विच इज द राइट एंड रूल,
राइट एंड रूल अगर आप लगाते हो तो जो रेमन सम है वो क्या फॉर्म ले लेगा वो हम लोग एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी, डी एक्स इंटरवल गोइंग फ्रॉम ए वॉज 1, बी वॉज 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, हमारी जो चारों इंटरवल्स हैं वो तो 0.5 साइज की हैं, तो ये चार 0.5 तो हो गए। ठीक है, अब इसके बाद मुझे फंक्शन वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब अगर फंक्शन वैल्यूज पुट करी हमने, अगर हमने ये फंक्शन वैल्यूज पुट करी चार तो क्या होगा, देन इट्स गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस, दैट राइट एंड पॉइंट, तो मतलब मेरी ये जो इंटरवल है इसका राइट एंड पॉइंट ये है 1.5, देन 2, देन 2.5, देन 3। सो आई विल पुट दीज वैल्यूज। सो एफ ऑफ 1.5, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2.5, एफ ऑफ 3, these values and then I'll just sum it up। मैं इन सबको सम कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा रेमन सम हो गया इन केस ऑफ राइट एंड रूल। दिस इज अ वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग कि इस रूल को आप किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, दूसरा जो तरीका हो गया, अगर लेफ्ट एंड रूल लगाना हो तो क्या होगा, ये अप्रोक्सीमेट साइन होगा, दिस विल नॉट बी इक्वल। ठीक है, तो इट्स लाइक आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 1 to 3 dx and then all the rectangles are of the width 0.5। बस आपका जो फंक्शन वैल्यूज होगा वो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड वाली, ये चार वैल्यूज आप कंसिडर करोगे। व्हाट विल यू डू, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ 1 0.5 प्लस एफ ऑफ 1.5 इंटू 0.5 प्लस एफ ऑफ 2 0.5 plus then we will do f of 2.5 0.5। ये राइट एंड रूल के हिसाब से आपका प्रोसीजर हो गया। थर्ड प्रोसीजर जो मिड पॉइंट रूल के हिसाब से हो जाएगा, मिड पॉइंट रूल। मिड पॉइंट रूल के हिसाब से जो प्रोसीजर है वो क्या है, रेक्टेंगल्स का जो विड्थ है वो सेम रहेगा, आप बस क्या करोगे, इनकी मिड वैल्यूज कंसिडर करोगे। 1 और 1.5 की मिड वैल्यू होती है 1.25, तो ये मिड वैल्यू हो जाएगी 1.25, 1.75, 2.25 एंड 2.75, ये चार वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो आपका ये जो मिड पॉइंट रूल है वो क्या बता देगा कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना है 1 to 3 f of x dx, दैट इज अप्रोक्सीमेटली गोइंग टू बी इक्वल टू f of 1.25 0.5 प्लस f of 1.75 0.5 प्लस f of 2.25 0.5 प्लस f of 2.75 टाइम्स 0.5। ये इस तरीके से अप्रोक्सीमेटली आपने मिड पॉइंट रूल का यूज करके अपने जो इंटीग्रल है उसको एक्सपैंड करके लिख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि ये सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये चीज हमने देख ली। अब इसके बाद जो अगली चीज है हमारे पास वो ये है कि देखो, आप मिड पॉइंट रूल लगा रहे हो या लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो या राइट हैंड रूल लगा रहे हो, इससे जो है आपको क्लियरली पता चल जाएगा मोस्ट केसेस में, अगर आपका फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कि आपका ये जो रेमन सम है ये उस वैल्यू को बड़ी दिखाएगा, ओवर एस्टिमेट करेगा या अंडर एस्टिमेट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो लेट्स से ये जो फंक्शन था वो इंक्रीजिंग होता। ठीक है, और मैंने इंटरवल जो है वो कंसिडर कर लिया है 1 से लेके 3 तक। वही एग्जाम्पल मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ जो हमने इस केस में लिया है। ठीक है, दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। सो ये हो गया 3, ये हो गया 1.5, ये हो गया 2, ये हो गया 2.5। ठीक है, तो सारे जो रेक्टेंगल्स हैं उनकी ये वैल्यू तो ये हो गई, विड्थ वैल्यू तो 0.5 हो गई। अब उनकी हाइट जो है लेफ्ट एंड रूल के हिसाब से क्या हो जाएगी, आप क्या करोगे कंसिडर, अगर हम लोग लेफ्ट एंड एंड रूल लगा रहे हैं
तो मतलब यहाँ पे मैं ये वाला एरिया निकालूंगी, दिस इंटू दिस, तो मेरा एरिया जो निकलेगा वो ये होगा, ये वाला एरिया, राइट। ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका जो एरिया निकलेगा वो ये होगा, ये वाला रेक्टेंगल, राइट। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए ये एरिया निकलेगा, राइट। इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए ये एरिया निकलेगा। तो जो हमारा रेमन सम का जो हमने फॉर्मूला देखा है, उसके हिसाब से तो जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी देन दी एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में ये वाला पार्ट जो है ये गायब है, या ये हमने कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो लेफ्ट एंड वाला जो अगर हम लोग रूल लगाते हैं तो वो इस इंटीग्रल वैल्यू को छोटी दिखाएगा, इट विल अंडर एस्टिमेट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इसी चीज को राइट एंड के हिसाब से निकाल रही होती तो देन वी वुड हैव गॉटन दिस रिजल्ट, कि जैसे मान लो 1 2 3 and then 4, so let's say this value is 1, this is 3, this is 1.5, this is 2, this is 2.5। अगर मैं राइट एंड रूल लगाऊं तो क्या होगा, मैं इस रेक्टेंगल के लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर करूंगी, इस रेक्टेंगल के लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर करूंगी, इसके लिए ये वाली वैल्यू कंसिडर करूंगी, और इसके लिए ये। तो जो हमारा रेमन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला हमने बताया है वो एरिया की वैल्यू को ज्यादा बता रहा होगा देन व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, राइट। तो इस केस में राइट एंड जो रूल है वो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, दिस इज अंडर एस्टिमेशन एंड दिस इज ओवर एस्टिमेशन, क्योंकि आप वो एरिया तो कंसिडर कर ही रहे हो जो एरिया अंडर द कर्व है, बल्कि आप ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट भी कंसिडर कर रहे हो, सो दिस विल बी ओवर एस्टिमेटिंग दैट पार्ट, ठीक है। तो बेस्ड ऑन वेदर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वी कैन सी वेदर विच रूल इज गोइंग टू ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट, ठीक है। ऑल राइट, सो ये तो हो गया एक तरीका, तो ये तो मैंने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके आपको बता दिया था कि ये इंटरवल है। बट अब अगर आपको चीजें इन जनरल लिखनी होंगी तो वो क्या कैसे करोगे इन जनरल, इफ यू हैव टू राइट, सो if you have to write these things in general we can write the summation for a Riemann sum using each of the following rules। f of x dx डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं, तो हर रेक्टेंगल का b माइनस a डिवाइडेड बाई n, ये वाली वैल्यू 3 टाइम्स ये वाली वैल्यू। All right, so we were talking about the right end point rule. So we said कि अगर right end के हिसाब से आपको कंसिडर करना है तो आपके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर मुझे जनरल वे में राइट एंड पॉइंट को मेंशन करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, दैट यहाँ पे समेशन के वैल्यू गोइंग फ्रॉम 1 to n, मेरी जो विड्थ होगी वो क्या होगी, b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगी मेरी विड्थ, ठीक है। और हमारी जो फंक्शन वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, ए वैल्यू तो हमें कंसिडर करनी नहीं है, a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन टाइम्स के, तो k की वैल्यू पहले हो जाएगी 1, तो ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा, ये आपका पहला पॉइंट आ जाएगा ये वाला, फिर 2 पे ये, फिर 3 पे ये, फिर ऐसे करके आप n तक चले जाते हो, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल वे ऑफ राइटिंग द राइट एंड पॉइंट रूल। सो हमने जो एग्जांपल किया था उसमें तो हमने नंबर ले लिया था, बट ये जनरल तरीका है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें लेफ्ट एंड पॉइंट लिखना है, लेफ्ट एंड पॉइंट अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मेरी वैल्यू जो है ना वो सबसे पहली ए होगी, सेकेंड वैल्यू बी माइ ए प्लस बी माइनस ए बाई एन होगी, राइट, क्योंकि पहली ये वैल्यू होगी, दूसरी ये वैल्यू होगी, तीसरी ये वैल्यू होगी। तो मेरे को सिर्फ एक छोटा सा ट्वीक करना है कि यहाँ पे मैं के की जगह ना k माइनस 1 लिख दूंगी, ताकि जब k की वैल्यू 1 हो तब ये वैल्यू 0 हो जाए,
तब मेरी ए वैल्यू आ जाए, के की वैल्यू 1 पे, ये बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन आ जाए। इस ये सिर्फ छोटा सा ट्वीक करना है हमें यहाँ पे। तो हम लोग इसके हिसाब से प्रोसीड कर लेंगे। समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, और इधर हो जाएगा के माइनस 1। ये तो हो गया फंक्शन वैल्यू, और फिर हम लोग इसकी जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, ये हमारा पर्टिकुलर एग्जाम्पल हो गया इन द लेफ्ट एंड पॉइंट केस। अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड। अब जो मिड पॉइंट था उसके हिसाब से क्या करोगे? मिड पॉइंट केस या मिड पॉइंट रूल, उसमें क्या होता है देखो। उसमें क्या होता है, उसमें ना आप क्या करते हो, आपको ये वाला जो डिस्टेंस है बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, आप ये तो चल रहे हो, बी माइनस ए चलोगे तो इतना आ जाओगे, लेकिन आपको सिर्फ उसका आधा चलना है, राइट? उसका सिर्फ आधा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो के की वैल्यू 1 थी, तो मैं यहाँ पे इसका आधा डिस्टेंस ट्रैवल करूंगी तो ये हो जाएगा, राइट? फिर मैं के की वैल्यू, जब मेरी यहाँ पे जैसे के की वैल्यू 1 थी, फिर के की वैल्यू 2 पे ये आया, तो मुझे 2 पे जो है वो क्या वैल्यू कंसिडर करनी है? 2 पे मुझे ये वाली वैल्यू कंसिडर करनी है, राइट? है ना? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूल है हम लोग इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि आपको क्या करना है, दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम लोग क्या क्या वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं। ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये तो ठीक था, लेकिन मैं क्या करूंगी यहाँ पे के, ये डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया। ये डिस्टेंस कब होता है? जब हम लोग राइट एंड पे होते हैं। लेकिन मुझे जो इसका आधा डिस्टेंस जो है वो पीछे भी आना है। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो कि अगर आप वन डिस्टेंस पूरा चल लेते तो आप यहाँ पहुंच जाते, लेकिन अब इसका आधा डिस्टेंस आपको पीछे आना है, मतलब पीछे आके तभी आप इस पॉइंट पे आए। तो मैं इसमें से ना ये माइनस भी कर देती हूँ, माइनस ऑफ हाफ, माइनस ऑफ 1/2 बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये किया हमने, राइट? तो आप किसी भी पॉइंट पे आए उसमें वो जो आधा डिस्टेंस है वो आप पीछे आ गए, ताकि आप मिड पॉइंट पे आ गए। ये इसको लिखने का तरीका है। और इधर हम लोग b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज विद द विड्थ ऑफ माई रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सिंपल तरीके से अगर लिखना है तो ये ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन a प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, ये इस तरीके से हो गया, और इधर हो जाएगा k माइनस 1/2। ठीक है, और इधर b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, नॉट इक्वल, जस्ट कीप दैट इन माइंड। ठीक है, अच्छा, अब अगर जो रेमन सम है उसकी आप लिमिट लेते हो, दैट एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब है कि अगर ये आप रेक्टेंगल्स इतने छोटे कर दोगे, इतने छोटे कर दोगे, इतने छोटे कर दोगे, कि फिर इन रेक्टेंगल्स का जो सम लोगे आप, ठीक है, तो जो इन रेक्टेंगल्स का सम जो आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly आपकी इंटीग्रल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आर वी सेइंग, इफ वी टेक द लिमिट ऑफ द रेमन सम, the number, as the number of rectangles go to infinity, what will happen, that will give us the actual value of the integral। ठीक है, so what are we saying, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे राइट एंड रेमन सम का यूज करके इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ, a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट, ये बराबर, अब नाउ आई एम पुटिंग इक्वल साइन, आई एम नॉट नो लॉन्गर पुटिंग द अप्रोक्सीमेट साइन हियर, limit as n is tending to infinity, summation k going from 1 to n, this will be f of a plus b minus a divided by n times k, और इधर हो जाएगा b minus a divided by n। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दिस इज कॉल्ड द लिमिट डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, लिमिट डेफिनेशन
ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हम लोग इस पूरी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे आप राइट हैंड रूल लगाओ, मिड पॉइंट रूल लगाओ, you are going to get the exact same value because you have to find the limit. Let me just do one example here and then we'll be done. So let's say if my example is that I have to find the integral of, let's say, x square dx going from 2 to 6 using Riemann integral. मुझे रेमन इंटीग्रल का यूज करके इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक तो आप नॉर्मल इंटीग्रेशन वैल्यू निकाल लो, पहले तो नॉर्मल निकाल लो जस्ट टू वेरीफाई कि जो हमारा आंसर आएगा कि वो करेक्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो मेरा नॉर्मल आंसर क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x3 डिवाइडेड बाई 3 and then you'll put the value of limit from 2 to 6. So that is going to give you 6 raised to the power 3, 6 cube divided by 3 minus 2 cube divided by 3. That gives you what? यहाँ पे 6 स्क्वायर्ड टाइम्स नीचे 3 है तो इधर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3. सो दैट गिव्स यू 36 टाइम्स 2 विच इज 72 minus 8 by 3. So that value is going to be, this is, so that gives you 6 and then 216 minus 8 divided by 3. So that gives you 208 divided by 3. तो ये तो हमारा जनरल तरीके से जो हमें निकालना आता है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, सो दैट इज वन. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस यूजिंग द मेथड ऑफ रेमन सम एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड. तो देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज गोइंग फ्रॉम 2 to 6. ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं पहले इसको रेमन सम के फॉर्म में लिख रही हूँ. सो ये क्या होगा, लिमिट एज एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है, और मेरी जो b माइनस ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 4. 6 माइनस 2 इज 4 और मुझे इसको n हिस्सों में डिवाइड करना है. सो 4 बाई n हिस्सों में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, राइट. एंड लेट्स से हम लोग यहाँ पे जो राइट एंड पॉइंट रूल है वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं. तो लेट्स से दिस इज एफ ऑफ 2 प्लस ये जो b माइनस ए डिवाइडेड बाई n है वो 4 बाई n और इसको मल्टीप्लाइड बाई k हम लोग कंसिडर कर लेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 बाई n से. ठीक है, तो ये फंक्शन वैल्यू हो गई जो आपके रेक्टेंगल की हाइट होती है और ये उसकी विड्थ होती है. और ऐसा हम लोग n बार करते हैं, सम करेंगे और इसकी लिमिट निकालेंगे. ठीक है, तो ये पोर्शन क्या हो गया, लिमिट एज एन इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये मेरे को पता है, दिस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, राइट. तो आई कैन जस्ट डू हियर 2 प्लस 4 के बाय एन होल स्क्वायर्ड और इधर है 4 बाय एन मल्टीप्लीकेशन में और यहाँ पे है समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n, राइट. ये हो गया एक तरीका. अब आगे प्रोसीड जब करोगे तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये स्क्वायर जो टर्म है यू हैव टू ओपन दिस अप, k going from 1 to n, we have to open this square. तो ये स्क्वायर ओपन करोगे तो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस ये स्क्वायर जो होगा ये होगा 16 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू k बाय n. सो दैट विल बी 16 k डिवाइडेड बाय n और ये जो पूरी चीज है ये 4 बाय n से मल्टीप्लाइड है और ये सारी चीज के बाहर समेशन लगा हुआ है. ठीक है, तो ये लिमिट as n is tending to infinity summation k going from 1 to n ये हो जाएगा. और आप यहाँ पे 4 इंटू 4 16 बाई n प्लस 64 k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब हो जाएगा प्लस 64 k डिवाइडेड बाय n स्क्वायर हो जाएगा. ये पूरी पोर्शन इस तरीके से होगी. ठीक है, ये हो गया एक चीज. अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो मेरी 3 अलग अलग टर्म्स हैं इस पे मैं समेशन अलग से लगा सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने क्या किया, दिस इज लिमिट एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, आई विल पुट समेशन 16 बाय n हियर, k गोइंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है, प्लस I can also do this summation separately, which is
summation 64 by n cube k square, k going from 1 to n, plus I can do summation k going from 1 to n and then this 64k divided by n square. ये पूरा समेशन, ये तीन अलग अलग समेशन हो गए और बाहर लिमिट लगी हुई है। तो एक प्रोसीजर ये हो सकता है आगे, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं कि जो चीज वेरी कर रही है वो क्या है। यहाँ पे जो चीज वेरी कर रही है वो एन नहीं है, एन तो एन ही है, एन होगा 10, 20, वट एवर इट इज गोइंग टू बी। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी 10 and 20 बिकॉज दिस इज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। सो दैट इज नॉट चेंजिंग। बट आपको ये पता है कि यहाँ पे के वैल्यू चेंज होगी, के वैल्यू 1, 2, 3 अप टू एन, बट यहाँ पे तो कोई के की टर्म है ही नहीं। तो यही वाली जो टर्म है ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट as n is tending to infinity। ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स 16/n, ठीक है। प्लस अब ये जो समेशन है इसमें ये वाली जो टर्म है 64 और n क्यूब, ये तो हर बार सेम ही आएगी। फिर k स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये सब रहेगा। तो मैं 64 डिवाइडेड बाय एन क्यूब बाहर ले सकती हूँ एंड देन दिस कैन जस्ट बी समेशन के स्क्वायर, के गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। प्लस यहाँ पे मैं 64 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर को बाहर ले सकती हूँ, दिस कैन सिंपली बी समेशन के गोइंग फ्रॉम 1 to n एंड देन दिस इज सिंपली के। ये वाली टर्म्स ऐसे हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप n से n कैंसिल करोगे तो ये जो लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिटी और इधर हो जाएगा 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब आपको पहली एन टर्म्स का स्क्वायर का सम क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो पहले एन टर्म्स का स्क्वायर का सम कितना होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+ डिवाइडेड बाय 6, ये होता है सम, ठीक है। प्लस 64 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। सो दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये है, ठीक है। राइट, सो now just moving on and doing this particular summation, ये summation कितना हो जाएगा, n into n+1 divided by 2, this is nothing but the sum of first n terms, ठीक है। ये sum of पहली n terms है, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन हो गया और अब एंड में आपको लिमिट निकालनी है, तो आप पहले इस पूरी चीज को अच्छे से एक्सपैंड करके लिख लो। सो ये जो टर्म है दिस इज लिमिट एज n is tending to infinity, right, and then this is 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 6, ये एक n से n स्क्वायर हो गया कैंसिल, नीचे n है, ऊपर n+1 टाइम्स 2n+1 है, ठीक है। और इधर एक n से एक n कैंसिल हो गया, इधर भी 64 डिवाइडेड बाय n है और इधर हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये पूरा पोर्शन है। अब आप यहाँ से 3 से यहाँ पे 32 भी कर सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, +32, और मैं इस n को डिवाइड करूँ तो ये 1+1/n हो जाएगा। ये इस तरीके की टर्म हो गई। और यहाँ पे ये 16 प्लस दिस इज, sorry, this should be n cube because this was power 3 here, this will be power 2, 64 डिवाइडेड बाय 6, 64 डिवाइडेड बाय 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 32 डिवाइडेड बाय 3 n स्क्वायर, 32 डिवाइडेड बाय 3 n स्क्वायर। और ये सम अगर आप मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसकी आपको लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी कंसिडर करनी है, राइट। सो वी डू दैट। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 3, इसको आप 2 प्लस 1/n, नॉट 1/n, इसको 3n, n प्लस n, n प्लस 2n 3n हो जाएगा। और 3n को n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1/n स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा ये 32, 1+1/n, राइट। ये पूरी टर्म है और इधर हो जाएगा लिमिट एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। ये पार्ट हो गया। और अब आप क्या कर सकते हो, अब आप सिंपली देख लो, अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 एज इट इज प्लस 32/3, 2 एज इट इज प्लस,
अगर n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये टर्म जीरो को चली जाएगी, ये भी टर्म जीरो को चली जाएगी। तो यहाँ पे तो 0 + 0 रहेगा, और इधर ये टर्म 32 और 1 + 0, ये इस तरीके की टर्म हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 36, 16 + 64 डिवाइडेड बाई 3 +32। अब इन तीनों को सम कर लो। इन तीनों को सम करोगे, एलसीएम लोगे 3, तो ये 16 3 48 +64 +32 इंटू 3 इज व्हाट, 696। अब इन तीनों को ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 112 + 96 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 110 और 9 तो 200, दिस इज 208 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख रहे हो कि ये तो वही नंबर है जो हमने यहाँ पे लेके आए थे, जो इंटीग्रल सॉल्व करके हमारा था, आया था 208 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे वो चीज भी हमने जस्टिफाई कर ली कि ये जो फॉर्मूला है, ये ऐसे जो इंटीग्रल आएगा, वो रेमन इंटीग्रल, रेमन सम जो आप लिखते हो, उसकी लिमिट एज एन टेंस टू इंफिनिटी निकाल के जो आंसर आएगा, वो दोनों आंसर्स मैच करते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रेमन सम। एंड yeah, I hope this was helpful, and I'll see you in the next lecture. Thank you.